गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं विकास बालोटिया हिंदी विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले अपनी परंपरा के अनुसार माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए अपन अपने बिंदु को लेकर चलते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा और मेरा मानना है कि आप उसे समझ गए होंगे। टॉपिक शुरू कर रखा था वर्ण। वर्ण को लेकर अपनी जो भी चर्चाएं हुई उसको एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। उसमें अपन ने याद किया वर्ण की परिभाषा, इसके अलावा इस परिभाषा को लेकर अपन ने दूसरी परिभाषा जैसे अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, ये सभी परिभाषाएं भी देख ली थी। साथ ही साथ अपन ने कल लास्ट क्षणों में चर्चा की थी कि अपन कल शुरुआत करेंगे कि वर्णमाला में इसे लेकर कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे होता है, क्या इसका मतलब है। तो मैं मेरी वार्ताओं को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहा हूँ। कल जैसे आपने सहयोग दिया उसी प्रकार अपनी ड्यूटी समझकर ध्यान से पढ़ते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, सभी बातें होने के बाद अपन पहुंच गए थे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। सारी बात अपन एक टेबल के रूप में लेके चलेंगे। यहीं मैं मेरी बात को विराम दूं कि स्वतंत्र वर्णों की संख्या 44। यदि आपको स्वतंत्र वर्णों की संख्या 46 ऑप्शन कहीं मिले तो आपका उत्तर 46 भी सही है। इसका मैं आपको आधार बताऊं। 11th क्लास की बुक अपरा के पेज नंबर 6 पर यह बताया गया है कि अड़े और ढे को व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है। व्यंजनों में सम्मिलित किया गया, इसका मतलब पहले वर्ण थे 44, अब इसको पढ़ा जाने लगा 46। इस एक क्वेश्चन को आप यहीं देखना। यदि आपको एग्जामिनर पूछे कि वर्णमाला में स्वतंत्र वर्णों की संख्या, वर्णमाला में स्वतंत्र वर्णों की संख्या होती है, आपको ए ऑप्शन दे 44, बी ऑप्शन दे 46, सी ऑप्शन दे 52 और डी ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। वही कल वाली बात है, शर्तें समझदार विद्यार्थियों के सामने बार बार नहीं दोहरानी पड़ती। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन को आप बहुत आराम से पढ़ोगे। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इसका उत्तर यही है। आपको पूछा वर्णमाला में स्वतंत्र वर्णों की संख्या होती है। अपन ने कल के वीडियो में याद किया या आज अपन ने याद किया कि स्वतंत्र वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। यदि आप 44 करोगे तो आपका उत्तर सही है, यदि आप 46 करोगे तो आपका उत्तर सही है। लेकिन यहाँ आपसे मैं बताना ये चाहता हूँ, मान लो स्वतंत्र वर्णों की संख्या के ऑप्शन में 44 ऑप्शन न हो, यहाँ आपको 33 ऑप्शन दे दें। एग्जामिनर ने जिस लहजे से अपनी सफाई दिखानी थी वो दिखा दी। समझने वाले इस बात को समझ गए। देखो, स्वतंत्र वर्णों की संख्या 44, यहाँ अपन ने खूब याद कर लिया कि स्वतंत्र वर्णों की संख्या 44। ऑप्शन में कहीं आपको 44 नहीं मिला, अपन बड़े खुश होकर उत्तर करेंगे इनमें से कोई नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि 44 और 46 दोनों है तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। बेहतर है आप 44 करो।
लेकिन 44 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई नहीं करके हमें उत्तर करना चाहिए 46। ये बात वहाँ तक पहुँचती है कि सर 46 कैसे है, तो मैंने आपको आधार बता दिया। 11th क्लास की पुस्तक है अपरा, याद रहे यह विशेष हिंदी है। इसके पेज नंबर 6 पर उसने बता रखा है कि अड़े और ढय को स्वतंत्र वर्णों में शामिल कर लिया। इसलिए उस पुस्तक में आपको ये भी लाइन मिलेगी कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 35। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है और चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ उसका क्वेश्चन देना और एक लेवल का क्वेश्चन बनना एग्जामिनर की मजबूरी है और विद्यार्थी को समझना ज़रूरी है। अब देखो, अपन बात करें, अपने टॉपिक की पुनः बात करें कि स्वतंत्र वर्णों की संख्या 44। बहुत अच्छी बात, अपन ने बहुत दिनों से याद कर रखा है। 44 नहीं तो 46, दोनों हो तो कोई सा भी, दोनों ही नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं। इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँ कि इन स्वतंत्र वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। ऐसे अपन एक कहानी रूप में इसको याद करेंगे। बात आ गई 2 भागों के नाम लेते ही 2 भाग कौन से हैं, जिसमें एक भाग का नाम अपन ने रख दिया स्वर, दूसरे भाग का नाम अपन ने रख दिया व्यंजन। वर्णमाला में स्वतंत्र वर्ण 44। कल मैंने बताया यदि आपको कुल वर्ण पूछे तो आपका उत्तर होगा 52। कुल वर्ण पूछे तो उत्तर होगा 52। अपन प्रेजेंट टाइम में टॉपिक के अंत तक वार्ता करेंगे 44 वर्णों की। फिर ये 52 कौन से होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं, उत्तक्षर ध्वनियाँ होती हैं। ये सारा का सारा अपन एक टेबल के द्वारा फिर याद इसको कर लेंगे। स्वर जो होते हैं, यदि इनकी परिभाषा पर जाएं तो परिभाषा आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर भी इनकी परिभाषा अपन याद करना चाहें तो स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, वो होती है 11। कितनी होती है? 11। ऐसे ही व्यंजनों की संख्या होती है, कहीं रटना नहीं। कुल कितने थे? 44। स्वर कितने रह गए? 11। नॉर्मल सी बात है, 44 में से 11 हटा दिए, कितने रह गए? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। स्वर और व्यंजन दोनों को अपन ने देखा तो कितने हो गए? 44। इतनी बात आप समझ गए। अब ये स्वर जो हैं इनका अध्ययन अलग शुरू होगा, व्यंजनों का अध्ययन अलग शुरू होगा। व्यंजन की परिभाषा पर जाएं तो इसकी परिभाषा आपको देखने के लिए मिलेगी, जो है स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं, स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल वर्ण स्वतंत्र कुल वर्ण 52 होते हैं, स्वतंत्र वर्ण 44 होते हैं। 44 ऑप्शन नहीं हो तो 46 मानेंगे। आधार मैंने इसका आपको बता दिया। ये जो 11 स्वर हैं, अब आज की अपनी विषय वस्तु रहेगी सिर्फ और सिर्फ स्वर को लेकर। तो अपन स्वरों की बात करें, वर्णमाला के जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को मैं आपके सामने लिखना चाहूँ, उसमें है ए, आ, ई, ऊ। यहाँ एक गलती होती है, अपन अगला स्वर सीधा ही ए मानते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। और अमूमन विद्यार्थी इस री को यहाँ सम्मिलित करते हैं। वर्णमाला के क्रम के अनुसार री का स्थान यहाँ गलत है। री का स्थान आएगा बड़े ऊ के बाद और ए से पहले। यह बात सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के एक क्वेश्चन आता है, कोस क्रम संयोजन। यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि सूर्योदय होगा, दिन होगा, तो सूर्य उदय होगा, सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी, तो यहाँ कोस क्रम संयोजन का क्वेश्चन पक्का पूछेगा।
उस कोष क्रम की संयोजन के क्वेश्चन की विस्तृत चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपकी इच्छा को समाप्त करने के लिए बताना चाहूँ, इस कोष क्रम संयोजन में क्या होता है। इस कोष क्रम संयोजन में आपको एग्जामिनर 4 नाम देता है, जैसे दे दिया संजय, दूसरा दे दिया सुनीता, तीसरा नाम आपको दे दिया विजय और चौथा नाम दे दिया आपको अजय। इन 4 नामों को लेकर वो ये चाहता है कि जैसे अपन मोबाइल में अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर सेव करते हैं, इंग्लिश के नंबर सेव करते हैं, तो ए वाले नंबर पहले आएंगे, फिर डबल ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर बी के साथ ए वाले आएंगे, फिर बी के साथ बी वाले आएंगे। ऐसे ही कोष क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, हिंदी में जब अपन नंबर ऐड करते हैं तो कौन सा नाम पहले आना चाहिए, ये बात इसमें पूछी जाती है। तो इसमें यदि री भी आ रहा है पहला, जैसे रिक्स और एनक दोनों पूछे जाएं, तो री जहाँ से शुरू होगा उसका स्थान पहले होगा। साथ ही याद रखो, कोष क्रम संयोजन में व्यंजनों से स्वरों का स्थान पहले होता है। इस वार्ता को अपन बाद में हल करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखो, अपन बात कर रहे थे री की। 2009 में एक एग्ज़ाम हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने री का स्थान ही पूछा था कि वर्णमाला में री का स्थान बताओ। औ के बाद, ऊ के बाद, ए के बाद, ई के बाद, ऐसे ऑप्शन थे। तो इसको अपन यहीं याद रखेंगे कि बड़े ऊ के बाद और ए से पहले री आता है। इतना याद रखने के बाद अपन अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं कहना चाहूँगा कि 11 स्वर हैं, 33 अपने पास व्यंजन हैं। अपन इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि पहले अपन सारे स्वर पढ़ेंगे। यही स्वर और यही व्यंजन आपको जिस चीज़ का भय है और व्याकरण में जो सबसे सरल है वो है संधि। उस संधि में आपके काम आएंगी। यदि आपको संधि पढ़नी है, संधि का क्वेश्चन आपको सही करना है, तो आपको स्वर और व्यंजन का विस्तृत ज्ञान होना ही चाहिए। मैं बताना चाहूँ कि संधि के 3 भेदों में पहला भेद होता है स्वर संधि। और स्वर संधि में आपने याद किया होगा या पढ़ा होगा कि धन चिन्ह से पहले, धन चिन्ह से पहले भी क्या पाया जाएगा, स्वर, और धन चिन्ह के बाद भी क्या पाया जाएगा, स्वर। स्वर और स्वर के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा, स्वर संधि। स्वर अपने पास है 11। इन 11 स्वरों को लेकर ए का आ के साथ मेल, आ का ए के साथ मेल, जो भी जैसा होना है इसकी अपन संधि पढ़ते समय बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके मन को, भ्रम को दूर करूं, और साथ ही आप इस बात को याद करोगे कि संधि पढ़ने के लिए संधि के 2 तरीके हैं। या तो आप उस पूरी लाइन को लंबा याद करो कि ए आ के बाद जब ए आ आता है तो आ बन जाता है, ई के बाद जब ई आता है तो ई बन जाता है, ऊ के बाद जब ऊ आता है तो ऊ बन जाता है। या फिर इसको अपन कहें गणित में जिसे आप ट्रिक बोलते हो, उस ट्रिक से याद करें। उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, अपन इसको स्थान देंगे। आप ये मत बोलना कि सर कहाँ से कहाँ चले गए, बात आ गई, बीच में बतानी ज़रूरी है। हमें सीधे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पूरा का पूरा अपने समझ आना चाहिए। इन दो को अपन ने साथ कर दिया, संधि के लिए बता रहा हूँ। 2 को साथ करने के बाद इसको अपन नंबर देंगे। इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया, इसको 5 नंबर दिया। मैंने यहाँ री को कोई नंबर नहीं दिया। अब स्वर संधि कहती है कि आपसी स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होगा, स्वर संधि। देखो थोड़ा सा जब बात शुरू ही होगी तो मैं आपको बताऊं। अपन इसी ट्रिक से याद करेंगे कि 1 2 3 4 5 लिख दिया। उसके बाद 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखो
इसके बाद अपन फिर लिखेंगे 1 + 1, 2 प्लस, सॉरी मेरा थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहां पर आपको 5 बार 1 1 लिखना है। 5 बार 1 1 लिख लिया। 1 + 1, यहां आपने 2 कर दिया, यहां 3 कर दिया, यहां 4 कर दिया, यहां 5 कर दिया। इसके बाद भिन्न स्वर, इसके बाद भी भिन्न स्वर, इसके बाद भी भिन्न स्वर, और इसके बाद भी भिन्न स्वर। बहुत छोटा सा है। 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 2 प्लस भिन्न स्वर, 3 प्लस भिन्न स्वर, 4 प्लस भिन्न स्वर और 5 प्लस भिन्न स्वर। ऐसे ही इसे तो अकेला छोड़ दिया, इनके अपन ने युग्म बना दिए। बात विस्तृत हम संधि पढ़ेंगे तब करेंगे। मैं स्वर संधि का पहला भेद आपको बताऊं, जो कोई सा भी हो, जैसे अपन माने दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से मेरा मतलब है कि 1 + 1 से मेरा मतलब है कि ए आ के बाद ए आ आना चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए, और उ के बाद उ आना चाहिए, या री के बाद री आना चाहिए। जैसे आपको मिले राम प्लस अवतार, ये तो सरल सा उदाहरण है, आपने याद कर रखा है। ऐसे ही हार्ड उदाहरण भी इससे सोल्व हो जाएंगे। राम प्लस अवतार, हमें धन चिन्ह के नज़दीक स्वर और व्यंजन को अलग करना है। यहाँ मैं में स्वर है वो है ए, यहाँ ए है अपने आप। अब देखो ए को नंबर बताया 1, ए को नंबर बताया 1, 1 + 1 से अपने याद किया कि 1 के बाद जब 1 आएगा वहाँ संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। अपन सिर्फ दीर्घ संधि का ही नियम लगाएंगे, दीर्घ संधि का नियम ही लगाएंगे। दीर्घ संधि कहती है कि ए या आ के बाद जब ए या आ आता है तो आ बन जाता है। देखो इसी को मैं बताना चाहूँ, ए हो, आ हो, आ हो, ए हो, ये भले ही कैसे भी मिलें, इनके मिलन से जो उत्पन्न होगा वो आ ही होगा। चाहे ऐसे आ मिले, चाहे आ से ए मिले, चाहे आ से आ मिले, चाहे ऐसे ए मिले, आपका यहाँ शब्द बन जाएगा रामावतार। समझ गए? तो ऐसे मैं आपको ये सारी बात बाद में बताऊंगा। 1 + 2 से हो जाएगी गुण संधि, 1 + 3 से हो जाएगी वर्दी संधि, सॉरी 1 + 4 से हो जाएगी वर्दी संधि, यहाँ हो जाएगी यण संधि, और यहाँ हो जाएगी अयद्धि संधि। मैंने ये बात आपको इसलिए बता दी क्योंकि बीच में आ गई थी। इतना को ही याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकता है। ये बात आपके संधि में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब संधि वाली बात को छोड़कर अपन अपनी जो मूल उद्देश्य था आज का पूरा करने का वहीं चलें। वहाँ अपन ने स्वरों के क्रम को लेकर 2 बातें याद की। पहली बात री का स्थान पूछा गया, दूसरी बात यही री का स्थान कोष्ठ क्रम संयोजन में कहाँ आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये 11 स्वर हैं। पहले के टाइम में 8th क्लास, आज के टाइम में 5th क्लास तक के लेवल में इन 11 स्वरों को व्याकरण में 2 भागों में बांटेंगे। एक का अपने नाम याद कर रखा है ह्रस्व स्वर, और दूसरे का नाम याद कर रखा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन किसी भी रूपरेखा को अच्छे से याद करने के लिए उसकी गहराई तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए अगला क्वेश्चन जो अपना होगा वो ये होगा कि री स्वर जो है ये है संस्कृत भाषा का स्वर है। कौन सी भाषा का स्वर है? संस्कृत भाषा का स्वर है। याद रखोगे, पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। उसने पूछा था वर्णमाला में हिंदी स्वरों की संख्या होती है। ऑप्शन था 11, 33, 10,
44। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या नहीं पूछ रहा, वर्णमाला में हिंदी स्वरों की संख्या पूछ रहा है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो पूछता तो आपका उत्तर होता कि स्वर कितने होते हैं 11, लेकिन जोड़ क्या दिया, हिंदी स्वर। खुद का दिमाग नहीं लगाना है, सर हिंदी का पेपर था तो हिंदी नाम जोड़ दिया होगा ना, उसने कुछ पूछा है। आपको मैंने बताया कि री स्वर कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का। कुल स्वर कितने थे 11, उसमें से एक संस्कृत का स्वर हटा दिया, अपने पास हिंदी स्वरों की संख्या कितनी रह गई 10। समझ गए होंगे। पूछे कि वर्णमाला में हिंदी स्वरों की संख्या 10, आपको पूछे वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, आपका उत्तर होगा 11। देखो संस्कृत भाषा का स्वर है, इसलिए इसे तत्सम स्वर भी कहा जाता है। अपन जब शब्द पढ़ेंगे तो उस शब्द में अपन शब्द का एक भाग पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ोगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। वहाँ तत्सम कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, ये सारी बातें आपको उदाहरणों के साथ बताई जाएंगी। यहाँ मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि किसी भी शब्द के शुरू में, अंत में री स्वर का प्रयोग किया जाए, वो शब्द तत्सम शब्द माना जाएगा। वहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम नहीं है, या तत्सम का तद्भव बताओ। तो आपको याद रखना है कि जिस भी शब्द में री का प्रयोग किया जाए वो शब्द कौन सा होगा, तत्सम। तीसरी बात, इसका अन्य उपनाम, हिंदी मानक संस्था ने इसे अशुद्ध स्वर भी माना है। तीसरा नाम क्या हो गया, अशुद्ध स्वर। अब देखो री को लेकर आपके दिमाग में 4 प्रश्न घूमने चाहिए। पहला, री का स्थान बड़े ऊ के बाद ए से पहले। दूसरा, कौन सी भाषा का स्वर है, संस्कृत भाषा का। तीसरा, कौन सा स्वर कहलाएगा, तत्सम स्वर। चौथा, कौन सा स्वर कहलाएगा, अशुद्ध स्वर। आपको पूछे कि निम्न में से अशुद्ध स्वर है, उत्तर होगा री। निम्न में से तत्सम स्वर है, उत्तर होगा री। निम्न में से री का स्थान बताओ, उत्तर होगा बड़े ऊ के बाद और ए से पहले। साथ ही अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया कि जिस भी शब्द के शुरू में, अंत में, बीच में री का प्रयोग कर दिया जाएगा, 99.99% वो शब्द तत्सम शब्द होगा। तत्सम से तद्भव जो होगा वो आपको बता दें। मैं मानता हूँ इतनी बातें आपने याद की होंगी। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए बताऊं कि देखो, एक तो होता है आधार, और अपने व्याकरण में एक चलेगा भाग। एक आधार और एक भाग। याद रखोगे, भाग से आधार बड़ा है, भाग छोटा है, आधार बड़ा है। कहने का मतलब है कई भाग जब मिलेंगे तो एक आधार तैयार होगा, या एक आधार से कई भाग निकलेंगे। आपको आधार का नाम दिया जाएगा, उसमें भाग आपको पूछा जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन के द्वारा इसको समझें। सबसे पहली बात कि स्वरों को मुख्यतः शब्द जोड़ना एक लैंग्वेज हो गई। बाकी बात एक ही है, स्वरों को मुख्यतः 5 आधारों पर विभाजित किया जाता है। आपसे पूछना चाहे कि स्वरों का विभाजन मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है, आपका उत्तर होगा कितने आधारों पर, 5। अगली बात आप याद रखोगे कि वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, 11 मैंने बता दिए। उन 11 स्वरों को मुख्यतः कितने आधारों पर विभाजित किया जाता है, 5। वहीं आपको उत्तर मिलेगा 2। थोड़ा सा कम ध्यान देने वाले हरिस्व और दीर्घ 2 मानकर इसका उत्तर कर देंगे। थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने वाले हरिस्व स्वर और हरिस्व दीर्घ और प्लुत मानकर 3 कर लेंगे। लेकिन इसका उत्तर आधार पूछे तो न 2 होगा न 3 होगा, आपका उत्तर होगा 5। अगली बात यह है कि ये जो 5 आधार हैं, ये 5 आधार कौन कौन से हैं, इसको अपन यहाँ याद करेंगे। देखो 5 आधारों की बात करें, जिसमें पहला आधार है मात्रा काल के आधार पर। दूसरा आधार है उच्चारण के आधार पर। ये उच्चारण है
ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। एक बार उच्चारण है, एक बार उच्चारण स्थान है, ऐसे। तीसरा जो आधार है वो है ओष्ठावर्ती के आधार पर। चौथा जो आधार है वो है जिह्वा पर्यतन के आधार पर। कई विद्यार्थी अब भी कंफ्यूज होंगे। देखो, चाहे ये जिह्वा आपको ऐसा लिखा मिले और चाहे ये जिह्वा आपको ऐसा लिखा मिले, आधा जो होता है वो हलंत वाला होता है। यहाँ व नीचे है और है ऊपर है। आ की ध्वनि जो है वो है कि नहीं है, वो किसकी है? व की। पांचवा जो आधार है उसका नामकरण किया गया मुखाकृति के आधार पर। स्वरों का विभाजन कितने आधारों पर किया? 5 आधारों पर, जिसमें पहला है मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है ओष्ठावर्ती के आधार पर, चौथा है जिह्वा पर्यतन के आधार पर और ऐसे ही 5वां है मुखाकृति के आधार पर। अब अपना क्वेश्चन निकलेगा, आपसे कहे कि निम्न में से कौन सा स्वर विभाजन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर विभाजन का आधार नहीं है? तो आप बात को समझ गए होंगे कि सबसे पहले नहीं के राउंड करना है। उन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको व्यंजन में से किसी ना किसी आधार का नाम रख देगा, या फिर कर दे कि उपर्युक्त सभी हैं, उपर्युक्त सभी नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 5 आधारों के नाम अपन याद रखेंगे, जो इनसे बाहर आएगा वो इसका उत्तर नहीं होगा। एग्जामिनर की सबसे अच्छी विशेषता, जो आपको अलग नाम देगा वो इनसे मिलता जुलता नाम देगा, इसमें मैच खाता नाम होगा। थोड़ा सा कम पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम इस कंफ्यूजन वाली रेखा से ऊपर उठ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। याद करोगे कि स्वरों को 5 आधारों पर विभाजित किया गया। फिर मैं मेरी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ा कितना ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि पूछेगा कैसे। ज्ञान बहुत है, धन बहुत है, मान बहुत है, लेकिन उसको वे करने का तरीका आपके पास नहीं है तो कुछ दिन में आप कंगाल बन जाओगे। याद कितना है जरूरी है नहीं, जरूरी ये है कि आपको जो याद है उसको बताने का तरीका कैसा है। आपने देखा होगा जिसको मल्लयुद्ध कुश्ती बोलते हैं, उस कुश्ती में अधूरा पहलवान आकर ऐसे व्यायाम करता है, ये करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, जैसे अभी 2 मिनट में कुश्ती को जीत जाएगा। उसने अभ्यास बहुत किया, एक्सरसाइज बहुत की, वर्जिश बहुत की। प्रतिद्वंदी आता है, ना कोई एक्सरसाइज करेगा ना कोई और करेगा, रणभूमि को माथे के लगा कर अपने शर्ट वगैरह को ऊपर करके लड़ना शुरू कर देगा। 2 मिनट उसको पछाड़ देगा। दूसरा जो है उसको ये पता है कि कौन समय मुझे कौन सा दाव लगाना है। पहला जो है उसके पास ताकत है लेकिन दाव नहीं है। दाव हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो योद्धा है तो दाव नहीं है, पहलवान है दाव नहीं है, लेकिन उसको किस समय कौन सा दाव लगाना है इसका ज्ञान नहीं है। तो आज अपने दिमाग में एक गांठ बांध लें अपन मन में कि हमें भी परीक्षा रूपी कुश्ती का जो मैदान है उसमें मुझे कौन से समय में कौन सा दाव लगाना है, यह ज़रूरी है। बार बार पढ़ने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं नहीं कहता कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन इसके साथ आपको फिल्म भी देखनी पड़ेगी, इसके साथ आपको परिवार समाज के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वर्तमान समय की जो परंपरा है व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये भी आपको चलानी पड़ेंगी। तो इतना पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि आपके याद हो जाए, आने वाले टाइम में वो पक्का काम आए। प्रश्न को समझोगे? नहीं है तो इनमें से 3 मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा भाग है स्वरों का, स्वर विभाजन का कौन सा भाग है, तो 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे, एक ऑप्शन इन 5 में से मिलेगा। जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा तो स्वर का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें अच्छे 25, 30, 50 जो भी क्वेश्चन वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँगा। अब देखो अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये जो आधार हैं, मैंने बताया कि आधार बड़ा होता है उसमें से भाग निकलते हैं। कहने का मतलब ये ही 11 स्वर यहाँ भी बोले जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मात्रा काल का जो आधार है इसको अपन लेकर चलेंगे तो इसके बंट जाएंगे भाग। अगला अपना क्वेश्चन है कि
मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो, इस बात को अपन समझने का प्रयास करें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। ऐसे ही ओष्ठावर्ती के आधार पर भी इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। और जिव्या प्रयत्न, जिव्या यानी अपनी जीभ, प्रयत्न यानी कोशिश, इस आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। और संपूर्ण मुख या मुखाकृति के आधार पर इसके 4 भाग कर दिए। आपने याद कर लिया। पूछेगा कैसे? जैसे मैं कहूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जिव्या प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भाग होते हैं। पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको 4, दूसरा मिलेगा 2, तीसरा मिलेगा 3 और चौथा आपको मिल जाएगा 5। देखो, जिव्या प्रयत्न के आधार पर आपने याद कर रखा, जिव्या प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं? 3। आपका उत्तर हो गया 3। यदि आपको यहाँ मात्रा काल पूछे, समझने की कोशिश करना, बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन है ये। मैं नहीं कहूँगा मात्रा काल ही पूछे, मात्रा काल पूछ ले, उच्चारण पूछ ले, जिव्या प्रयत्न पूछ ले, जो भी पूछ ले, मात्रा काल पूछे तो भी 3। यदि आपको यहाँ ओष्ठावर्ती पूछे, अब आपका उत्तर बदल गया। आपने याद किया कि ओष्ठावर्ती पर कितने हैं? 2। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होगा 2। मुखाकृति पूछे, उत्तर होगा 4। और यही पूछ ले कि स्वरों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया, भाग आधार का नाम नहीं दे, यही पूछ ले कि स्वरों को मुख्यतः कितने आधारों पर विभाजित किया गया, ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होगा 5। अब मैं मानता हूं कि आपने मैंने जो बताया उसको समझने का प्रयास किया। मैं मेरी बात को पुनः दोहरा रहा हूं। आज अपने वार्ता की वर्ण से देखो, 1 ही मिनट में आपने क्या याद किया? वर्ण, परिभाषा वगैरह कल कक्षा में हो गई। कुल कितने होते हैं? फिर मैं बता रहा हूँ 52। स्वतंत्र कितने होते हैं? 44। 44 न मिले तो 46। आधार मैंने आपको बता दिया और पेज नंबर सहित बताया है, कहीं आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कितने भागों में बांट दिया? 2। एक भाग का नाम किया स्वर, दूसरे का नाम किया व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। 33 न मिले तो 35। फिर देखो, 11 स्वरों को लेकर अपने यहाँ से एक क्वेश्चन निकाला री का। री का आपको स्थान बताया बड़े ऊ के बाद ए से पहले। री के आपको नाम बताए संस्कृत का, इसलिए तत्सम स्वर बोलते हैं। दूसरा मानक संस्था ने इसे क्या मानना शुरू कर दिया? अशुद्ध स्वर। फिर आपने याद किया कि स्वरों को मुख्यतः कितने आधारों पर बांटते हैं? 5 पर, जिसमें पहले आधार का नाम मात्रा काल, दूसरे का उच्चारण, तीसरे का ओष्ठावर्ती, चौथे का जिव्या प्रयत्न, 5वें का मुखाकृति। एक बार अपने हाथ से यहाँ से शुरू कर ऐसा का ऐसा आप नोट करना। यदि आप इसको आधा भी लिख पा रहे हो, आई श्योर आप समझ रहे हो। फिर थोड़ा आगे बढ़े कि मात्रा काल के आधार पर कितने भाग किए? 3। उच्चारण पर कितने कर दिए? 2। ओष्ठावर्ती पर कितने किए? 2। जिव्या प्रयत्न पर भी कितने किए? 3। मुखाकृति पर कितने किए? 4। अगली कक्षा में पढ़ना शुरू करेंगे कि मात्रा काल के 3 भाग कौन से हैं। 3 भागों में ये 11 स्वर बन जाएंगे, कुछ 1 नंबर में रह जाएंगे, कुछ 2 नंबर में, कुछ 3 नंबर में। मैं कल तक के याद लिया आपके मन में जो भ्रम रहेगा उसे थोड़े से समय में यहीं पूरा करना चाहूँ। देखो, जैसा नाम वैसा काम, इसीलिए मातृभाषा सरल है। मात्रा का मतलब मात्रा काल का मतलब समय। आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये मात्रा है, ये मात्रा है। इन सारी मात्राओं में समय कौन सी मात्रा में कितना लग रहा है, कौन सी मात्रा में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया। देखो, 3 भाग कौन से हैं? यदि समय कम लगेगा तो उसे बोल देंगे ह्रस्व स्वर। यदि समय ज़्यादा लगेगा उसे बोल देंगे दीर्घ स्वर। और यदि समय तिगुना लगेगा उसे बोल देंगे प्लुत स्वर।
बाकी की चर्चा जो है ऐसे ही उच्चारण में इसका उत्तर रखा है, ओष्ठावर्ती में भी सारा का सारा। आपको कुछ नहीं याद करना। मात्रा का मतलब मात्रा, मात्राएं स्वरों के पास होती हैं। काल का मतलब समय, उच्चारण करते समय कौन से में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर 3 भाग कर लेंगे। ह्रस्व स्वर कम लगा, दीर्घ स्वर इससे ज़्यादा लगा, प्लुत स्वर इन दोनों से अधिक, यानी माप नहीं सकते 3 गुना 4 गुना 5 गुना, और ये मापने अपना काम थोड़ी रहा है। तो मैं आपको फिर आपकी एक बात याद दोहराऊंगा, एक पढ़ाई एक को आगे बढ़ाए देश को। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। कोई दिक्कत है तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख कर भेज दोगे, इसका उत्तर आपको मिलता रहेगा। और बाकी कल। धन्यवाद।